जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम बिहार दरोगा का क्लासेस कर रहे हैं। जो भी बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है। बिहार दरोगा की PYQ क्लासेस विद थ्योरी में करा रहा हूं, और इसके साथ ही साथ जो सुबह की क्लासेस होती हैं उनमें मैं NCERT की क्लासेस कराता हूं। NCERT का हम समरी सार संग्रह कर रहे हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, और आपकी PYQ BPSC की भी क्लासेस चल रही हैं। तो इन सारे क्लासेस को आप फॉलो कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, और आप इसे देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था, 10-10 क्वेश्चन का मैं सेट करा रहा हूँ डेली, तो आप इसे फॉलो कीजिए। बिहार दरोगा का जो सैम्पल पेपर है उसको भी मैं बहुत ही जल्द सॉल्व कराऊंगा आपको क्लासेस में। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति को कौन सा मान सभी अवलेखनों पर आधारित नहीं है? तो यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ, बताइए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलेखों पर आधारित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों, देखते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्यम मान सभी अवलेखों पर आधारित नहीं है। क्यों आधारित नहीं है? सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 संख्याकीय माप होते हैं। पहला समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा ज्यामितीय माध्य, पांचवा ऋणात्मक माध्य। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन था वो बी था कि वो नहीं था। उपयुक्त 5 में से सभी 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय मध्य और ऋणात्मक मध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़ों के किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों से समुचित अर्थ विवेचन के लिए ये भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बखराव है और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार का एक तीर्थ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणोत्तर माध्य जो है वो आपका ऑप्शन में, मतलब ये आपका नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ों को आप अपने अच्छे तरीके से एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अधिक अपवांतक वाला माध्यम कौन सा है? बताइए, अधिक अपवांतक वाला माध्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरों की अपेक्षा प्रकाशीन संघ है, और दूसरा कम अपवर्तनिक व कम माध्यम प्रकाशिक विराल माध्यम है। तो ये देखिए साइंस के क्वेश्चंस हैं, हिंदी में दिए हुए हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप। जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है वो एक बार अच्छे से इनको देख लीजिए। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हिमालय है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ये आपका ग्रेटर हिमालय, ये आपका लेसर हिमालय, और ये आपका हिमाचल हो गया, और ये आपका हिमाद्री। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतलज और काली नदी, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 3 भागों में हमारा बटा हुआ है। ये वाला लद्दाख वाला क्षेत्र होता है, ये हिमाचल क्षेत्र हो गया, ये नेपाल वाला हो गया, और ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाता है? सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय, जिसे हम उत्तराखंड वाला क्षेत्र कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराई द्वारा हिमालय पर्वत प्रदेशों के निम्न 4 प्रदेशों का विभाजन किया था। तो इन्होंने 4, देखिए मैंने अभी बताया ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय बोलिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय बोलिए। ठीक है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में कौन सा हिमालय आता है? पंजाब हिमालय आता है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। अगर हम सतलज एवं काली नदी के मध्य की बात करें तो वहाँ कुमायूं, जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड हिमाचल वाला, वो वाला हिमालय आता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। काली और तीस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय आता है? तो ये नेपाल हिमालय आता है, 800 किलोमीटर है। और तीस्ता एवं दिहांग नदी
के मध्य में हमारा असम हिमालय आता है जो 720 किलोमीटर है। क्लियर ये चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। जब सरकार किसी अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रतिबंधों को हटाना, उसे हम कहते हैं उदारीकरण। तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने को उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों और नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, मतलब लिबरल करना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने के संबंध में होता है। तो ठीक है, उदारीकरण याद रखिएगा। बाकी निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1991 में हमने एलपीजी को लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इसके अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका निर्धन हो गया है, वो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी, वो उस टाइम पे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अगर हम कहें कि हमारे देश में और हमारे देश को उस संकट से बचाने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था, तो ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो किसी भी अगर आदमी को आपको जज करना है तो आप उसके काम से जज कीजिए, उसके बोलने या ना बोलने से आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए। इट वॉज अ ग्रेट मैन फॉर आवर कंट्री एंड फॉर वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी एवं प्रबंध या दोनों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप देना, उसे निजीकरण कहते हैं, जिससे क्या कहता है? प्राइवेटाइजेशन। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था से जोड़ना, क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ऊपर जो मैंने पढ़ाया आपको लिबरलाइजेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में फारसी में किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन रॉय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुल्फत उल मुहाउद्दीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, तुल्फत उल मुहाउद्दीन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये दे दिया तुल्फत उल मुहाउद्दीन, तो आपको लगेगा किसी मुस्लिम ने लिखी है, लेकिन ये लिखा किसने था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में, तो ये क्वेश्चन तो आप करंट अफेयर से है, तो अभी लेटेस्ट में आप बता दीजिए कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई है तो भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं इस पर नहीं आंसर बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में और अभी हमारे बिहार के जो गवर्नर हैं उनको भी चेंज किया गया है, तो वो भी नाम बता दीजिएगा आप कमेंट में। बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या था? हाल ही में, अच्छा ये भी करंट का एक क्वेश्चन है। बिपरजॉय खबरों में था, ये क्या है? तो खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था और ये अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मतलब जो इंडियन ओशन है, इसमें बहुत सारी चक्रवात आती हैं और बे ऑफ बंगाल में हमने देखा है कि बहुत सारे चक्रवात आके इंडिया को, मतलब इंडिया के जो तटीय क्षेत्र है उसे हिट करती है। और इस जो चक्रवात है इनको हर देशों ने अपने अपने नाम दे रखे हैं। तो जो बिपरजॉय है चक्रवात, इसको किसने नाम दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में आपके चक्रवात आए हैं उसकी भी लिस्ट बना लीजिएगा और किसने उसका नाम दिया है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में से कौन सा
ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो अब बताइए, अब जिसको महाराष्ट्र का पता होगा वही ये कर पाएगा है? लेकिन इसमें दिमाग ये लगाना है कि आप यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें बिहार का कोई एक दिख रहा है, यहाँ देखिए कहलगांव, ये कहाँ है? बिहार में है। तो अगर आपको ऑप्शन कुछ पता भी नहीं था तो आप कहलगांव देख के बता सकते हैं। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये भागलपुर बिहार में स्थित है और ये एनटीपीसी की एक कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर उसका भार कितना होता है? तो ये कितना होता है? 1/6, 1/6 भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर उसका भार 1/6 होता है। ठीक है, मतलब अगर उसका भाग सपोज कीजिए यहाँ 36 किलो है तो वहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलो हो जाएगा, मतलब वज़न कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा छोटा है और ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा पे थोड़े कम है। इसी कारण चंद्रमा वस्तुओं को कम आकर्षण बल लगाती है और चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उनका आवर्त काल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशन की मान होती है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के मान के मुकाबले 1/6 गुना होती है। ठीक है, यहाँ पे खगोलीय पिंड, यहाँ पर केजी और यहाँ पे मीटर। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर 5.98 इंटू 10⁻24 होता है और ये मीटर देख लीजिएगा, और चंद्रमा पर 7.36 इंटू 10⁻22। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर 10 में ये चीज़ें दी गई हैं। क्या? आपका अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स और वहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है तो बताना है पानी का कितना होता है, तो ये 100 डिग्री होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेते हैं पानी के बारे में। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा साइंस मेरा ढीला है, ये बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है आपसे, तो 100 डिग्री होता है और उसे इसका क्वथनांक या बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में बदल जाते हैं, मतलब भाप में बदल जाते हैं, और जल के लिए ये तापमान 373 केल्विन, जिसे 100 केल्विन 273 + 2, मतलब ये निकालने का फॉर्मूला है आपका 273 + 100 = ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया, ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे कराऊंगा 10 क्वेश्चन, जिससे आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं आपके लिए करंट अफेयर की भी क्लासेस चला रहा हूँ और मैं बिहार दरोगा का सैम्पल पेपर भी आपको बहुत जल्द कराऊंगा, तो उसमें भी आप अपडेटेड रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय हिंद।